नमस्कार, मैं हूं अजीत द्विवेदी। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपसे ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इसके साथ ही बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और वर्तमान में आईआईएमसी यानी कि भारतीय जनसंचार संस्थान जो है नई दिल्ली में, उसमें महानिदेशक की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, प्रतिभा के धनी हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, जब आपसे बात की जाए, बात की शुरुआत की जाए, तो बहुआयाम है आपकी पर्सनालिटी में। तमाम आपने विधाओं में काम किया है, लगातार सृजन करते रहते हैं, लेखन करते रहते हैं। तो इसकी हर कोई जानना चाहता है कि इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, और उस दौर में जबकि लोग एक नौकरी की ख्वाहिश करते थे और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छोटे शहरों से पत्रकारिता में लोग नहीं आते थे, उस समय आपका जो जो ड्रीम था वो पत्रकार बनना ही था। तो इस बारे में बताइए। देखिए, क्या है कि हम लोग एक छोटे शहर में रहते थे, उत्तर प्रदेश के बस्ती शहर में। मेरे घर में थोड़ा लिखने पढ़ने का माहौल पहले से था। मेरे पिताजी डॉक्टर परमात्मा नाथ द्विवेदी हिंदी के ही प्राध्यापक थे वहाँ के कॉलेज में। तो घर में एक रुझान था साहित्य के अध्ययन का, लेखन का। उससे प्रेरणा मिली होगी मुझे लगता है। और बाद के दिनों में जब मैंने अखबारों को पढ़ना शुरू किया, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना शुरू किया, तो जनसत्ता अखबार 2 दिन बाद हमारे शहर में आता था। आप मुझसे काफ़ी प्रभावित थे जनसत्ता को पढ़ते हुए, नवभारत टाइम्स को पढ़ते हुए। उस समय 2 यशस्वी संपादक, दोनों मध्य प्रदेश के ही थे। श्री राजेंद्र माथुर नवभारत टाइम्स के संपादक थे, श्री प्रभास जोशी जनसत्ता के संपादक थे। इन दोनों अखबारों, उनके संपादकियों को पढ़ते वक्त मुझे भी लगता था कि मैं किसी अखबार के अंदर काम करूं, और एक मन में सपना है कि मैं भी एक संपादक के रूप में काम करूं, किसी दैनिक अखबार में जाके काम करूं। फिर बाद में ये पता चला कि एक विश्वविद्यालय भोपाल में खुला है, वहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई, अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ है। तो फिर मैंने भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, और उससे फिर मेरी पत्रकारिता की एक तरह से अनुशासन के तौर पर यात्रा प्रारंभ हुई। सर, अगर बात की जाए तो आपने बाल अवस्था से ही पत्रकारिता में कदम रख दिया था। आपने अपने बचपन में 2 बाल पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें कि बाल सुमन और बाल श्रावक, ये 2 पत्रिकाएं थी जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से आपने शुरुआत की और फिर आगे बढ़ते गए? देखिए, हम विद्यालय में पढ़ते थे, तो वहाँ हमारे वहाँ प्राचार्य थे जैसे संगटा प्रसाद सिंह, बड़े प्रेरित करते थे लिखने पढ़ने के लिए। तो एक बालसुमन नाम की पत्रिका हमने 32 पेज की छोटी पत्रिका प्रारंभ की 7वीं 8वीं में पढ़ते वक्त। और प्राचार्य जी का बहुत सहयोग रहता था। हालांकि वो विद्यालय की पत्रिका नहीं थी, वो हम लोग व्यक्तिगत 4-5 मित्र मिलकर निकालते थे। तो वो पत्रिका निकाली। बाद में बाल कविताओं का भी एक संग्रह सावक के नाम से निकला। तो एक शुरुआत थी, मतलब एक बचपना था, पर एक सही दिशा थी, और आचार्य जी का काफ़ी सहयोग रहता था। तो उस नाते फिर इस तरह की बात हुई। अभी तक आप 2 दर्जन से ज़्यादा जो हैं पुस्तकें हैं वो लिख चुके हैं या उसको संपादित कर चुके हैं। साथ ही मीडिया विमर्श नाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका है, उसका आप उसके संपादक हैं आप, और लगातार 13 सालों से वो निरंतर जारी है। तो इतना व्यस्त रहते हुए, इतना तमाम तरह की जिम्मेदारियां संभालते हुए, इतना ज़्यादा लेखन करना, और लगातार आप स्तंभ भी लिखते रहे हैं तमाम समाचार पत्रों में, समसामयिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से आप कर पाते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो दौर है, कहीं ना कहीं लिखने पढ़ने का बहुत कम हो गया है? देखिए, ऐसा है कि लिखने पढ़ने का एक रुझान है। लिखने से मुझे सुख मिलता है, और मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, और समाज के जो तमाम मुद्दे हैं उनमें हस्तक्षेप कर पा रहा हूँ। तो जो समसामयिक विषय हैं वो मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। और पत्रकारिता में होने के नाते हमारी लिमिट भी एक, हम बहुत लंबा और दीर्घकालिक लेखन तो कर नहीं सकते, पर तात्कालिक विषयों पर लिखने का मेरा शौक़ रहा। और उन विषयों को लिखते 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 काफ़ी चीज़ें बनती चली गई। और अब ऐसा लगता है कि बिना लिखे मुक्त हो पाना कठिन है। तो लिख करके मुझे सुकून मिलता है। एक लगता है कि सामाजिक मुद्दों पर लिखना, राजनीतिक विषयों पर लिखना, समाज के जो तात्कालिक प्रश्न हैं उस पर अपनी राय व्यक्त करना, ये मेरा एक शौक़ है, और इसको मैं करता रहा हूँ। जहाँ तक मीडिया विमर्श की बात है, मेरे मन में ये था कि मीडिया पर हम लोग बहुत डिस्कोर्स करते हैं, बहुत बातचीत करते हैं, पर कोई ऐसी पत्रिका नहीं है जो मीडिया और उसमें जो विद्यमान सवाल हैं उन सवालों के बारे में बातचीत करे। तो मीडिया विमर्श नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन हम लोगों ने 13 साल पहले रायपुर से प्रारंभ किया। उसकी खूबी ये है कि वो त्रैमासिक पत्रिका है, और एक विषय पर पूरा संवाद रहता है। तो कई भाषाई पत्रकारिता पर हमने भी काम किया, उर्दू पत्रकारिता, गुजराती पत्रकारिता, तेलुगु पत्रकारिता, मलयालम पत्रकारिता पर 4 महत्वपूर्ण उसके अंक आ चुके हैं। अन्य विविध विषयों पर उसके अंक हैं जो बहुत महत्व के हैं, और संदर्भ सामग्री की तरह लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आप विभिन्न भूमिकाओं में रहे हैं और लगातार जो है लेखन तो करते ही हैं, लगातार आप शिक्षाविद भी हैं, मीडिया के शिक्षक भी हैं, और आपने वेब
की बात की जाए, वेब से लेकर प्रिंट से लेकर आपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी काम किया है। तो आप किस तरह देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मीडिया का स्वरूप है, क्योंकि डिजिटल मीडिया आज इतना प्रासंगिक हुआ है, लेकिन आप पहले पुराने दौर में काम कर चुके हैं। प्रिंट से आपने शुरुआत की थी, बाद में आपने वेब में भी काम किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया। तो आप किस तरह देखते हैं वर्तमान संदर्भ को जोड़कर कि आज जो स्थितियां बनी हैं, आप आगे भविष्य क्या देखते हैं मीडिया का? देखिए, अब जो समय है वो मीडिया कन्वर्जेंस का है। एक माध्यम पर रहने से काम नहीं चलेगा, अलग अलग माध्यमों को एक साथ साधने का समय आ गया है। जो व्यक्ति प्रिंट पर है उसको वेब पर भी होना है, उसको उसके साथ साथ मोबाइल ऐप पे भी होना है, टेलीविज़न पे भी होना है। तो अभी जितने संस्थान हैं मीडिया के, वही सर्वाइव कर पा रहे हैं जो एक साथ अनेक माध्यमों पर काम कर रहे हैं। यानी वो ऑफलाइन पे भी काम कर रहे हैं, वो ऑनलाइन भी हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हैं, वो रेडियो पर भी हैं, उनके मोबाइल ऐप हैं, वो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। यानी सब जितने माध्यम हो सकते हैं उन सब माध्यमों पर हम काम करते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश हो रही है, एक ऐसे पत्रकार की तलाश हो रही है जो इन सब माध्यमों पर सहज पा सके, इन सब माध्यमों पर एक साथ काम कर सके। तो थोड़ा कठिन जरूर है, पर मुझे लगता है जब आप अभ्यास करते हैं, इन माध्यमों की ज़रूरतों को समझते हैं, तो आप इसके लायक बनते भी हैं। तो ये समय जो है मीडिया कन्वर्जेंस का है, जिसमें आपको एक साथ कई माध्यमों पर होना है। सर, आपका लंबा अनुभव है, मीडिया का अनुभव है, मीडिया शिक्षा का अनुभव है, और हजारों विद्यार्थी हैं, हजारों आपके सहयोगी हैं, कलीग हैं जो जिन्होंने आपके साथ काम किया है, वो आपसे जुड़े हुए हैं, और सभी के बीच में सकारात्मकता बिखेरना, सभी से चाहे बड़ा हो छोटा हो एक ही भाव से मिलना, सभी को महत्व देना, उसका मैं भी साक्षी रहा हूं अपने पत्रकारिता के दौर में जब मैं काम करता था प्राइवेट मीडिया में। तो आपको लगता है आप ये सब चीज़ें कैसे करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक संख्या है ऐसे लोगों की जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो पत्रकारिता के शिक्षक हों, तो इतनी सकारात्मकता कहाँ से लाते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि जब अपने काम के प्रति आप ईमानदार होते हैं और ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी आपके जैसा ही काम करे, तो आपको सहज रहना पड़ता है और सकारात्मक रहना पड़ता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है सकारात्मकता, जो आपको बढ़ाती है, क्योंकि अपेक्षित योग्यता और प्रतिभा तो सब लोगों के बीच में होती है। सब लोग कुछ ना कुछ अपेक्षित योग्यता लेकर इस क्षेत्र में आते हैं। मूल चीज़ है जो आपको ड्राइविंग सीट पर बिठाती, आगे लेके जाती है, वो नेतृत्व करने की क्षमता और सकारात्मकता। बिना सकारात्मक हुए आप जो है आगे लीड नहीं कर सकते सोसाइटी को, और नेतृत्व नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि अपने बॉस के लिए अच्छा काम कीजिए, आपके बॉस की प्रमोशन होगी, आपके संस्थान की बढ़त होगी, आपकी वृद्धि अपने आप होगी। ये तरीका है आगे बढ़ने का। तो जो लोग सकारात्मकता के साथ काम करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी दुनिया उसमें बनती है, और लोग अपने आप आपसे जुड़ते हुए चले जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि आपके साथ वे सुरक्षित हैं, आपके साथ उनका हौसला बढ़ता है, आपके साथ रह के उनको कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, और आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं पूरे वातावरण में कि लोग अपने आप आपसे जुड़ते हुए चले जाते हैं। जी बिल्कुल। सर, अगर बात की जाए कि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है, करीब 34 साल के बाद शिक्षा नीति बदलने जा रही है, उसमें सुधार हुआ है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ी बात है भारतीय भाषाओं को सम्मान देने की, इस फैसले से हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनको सम्मान उनको मिला है। दूसरी बात यह है कि जो अड़चनें थी बहुत सारी विद्यार्थियों को कि किन विषयों को पढ़ना, किन को नहीं पढ़ना, तो विद्यार्थियों की सहूलियत के हिसाब से उसको आगे बढ़ने के मौके मिलना, और एक देश में एक शिक्षा नीति बनने से देश में एक समरसता का भाव आएगा और लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है भाषा को लेकर और कोई कुछ किए जाने की ज़रूरत है। बहुत स्पष्टता के साथ ये शिक्षा नीति भाषा के बारे में बात तो नहीं करती, पर मुझे लगता है चलो कुछ कदम हम आगे बढ़े हैं, कुछ दिशा स्पष्ट हुई है, और एक स्किल्ड भारत बनाने की जो बात है, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो बात है, उस दिशा में कम से कम ये शिक्षा नीति विचार कर रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में हम और आगे बढ़ेंगे, और भारत को किस तरह से आगे लेके जाना है, जो एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना है, तो शिक्षा ही उसका आधार बनेगी। क्योंकि बिना शिक्षा के, बिना शिक्षा के प्रसार के, और क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में जहाँ इतनी बड़ी आबादी है जो आज भी शिक्षा से महरूम है, जिस तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुँची है, उस तक शिक्षा को ले जाना साधारण बात नहीं है। पर सरकार ने एक संकल्प लिया है और हम सब उस संकल्प के साथ हैं, और उसे पूरा होता हुआ भी देखेंगे। जी बिल्कुल, तो उसे पूरा होता हुआ हम देखेंगे। प्रोफेसर संजय द्विवेदी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो चला ब्रेक का, जल्द मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आईआईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी से। सर, हम बात कर रहे थे ब्रेक के पहले कि किस तरीके से जो है नई शिक्षा नीति में बदलाव किए गए, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अगर बात की जाए वर्तमान समय में पत्रकारिता की बात की जाए तो कोविड-19 के समय एक नकारात्मकता का दौर है, तमाम तरह की संघर्ष जो है पत्रकारिता को झेलने पड़ रहे हैं, पत्रकारों को झेलने पड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये दौर खत्म होगा और कुछ बेहतर दौर इससे आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो संकट है, ये सिर्फ पत्रकारिता या पत्रकारों के सामने नहीं है, ये मीडिया के सामने नहीं है, ये समूची मानवता के सामने है और समूची वैश्विक मानवता के सामने है। इस प्रकार के समस्याओं से डील करने का, इस प्रकार की समस्याओं से लड़ने का हमारा कोई अभ्यास नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी नकारात्मकता दिखती है। पर मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी तरह के संघर्ष हुए हैं, जितनी तरह की आपदाएं हुई हैं, जो भी संकट इस देश के अंदर आए हैं, दुनिया के अंदर आए हैं, उनसे अंततः जीतता कौन है? जीतता तो अंततः मनुष्य है। तो इस संकट से भी हम जीत करके निकलेंगे और ये विजय हमें एक नए तरह के उससे अभ्यास कराएगी। देखिए, कोरोना संकट ने हमें बहुत सारे संकटों से रूबरू कराया है। तमाम मित्रों की नौकरियां गई होंगी, तमाम की तनख्वाहें कम हुई होंगी, बहुत तरह के संकट है, व्यापार पर संकट है, व्यवसाय पर संकट है, बहुत तरह के संकट आए हैं। पर इसने बहुत कुछ हमें सिखाया भी है कि संकट के समय में कैसे संभल कर रहना, कैसे जो है अपनी शक्तियों को संचय करके रखना, कैसे एक विपदा के समय पूरा समाज एकत्र होकर इन समस्याओं से निपट सकता है। इसके बारे में भी हमें एक सामूहिकता का विचार भी हमको दिया है। परिवार का महत्व बढ़ा है कि हम किस तरह से अपने परिवार को, अपनी ज़िंदगी को सहेजने का काम करें। एक भारतीयता का भी हमने इसमें अभ्यास किया है। हम आयुर्वेद की तरफ लौटे, हमने योग, प्राणायाम और इन तरह की चीज़ों का भी अभ्यास किया। एक प्रकृति के साथ जो जीवन जीने की भारतीय शैली है, उसका भी हमको कहीं ना कहीं अभ्यास आया है। तो मुझे लगता है कि ये जो संकट है, ये हमें कुछ नए संदेश दे रहा है, कुछ हमसे कहना चाह रहा है। इन संकट से सीख करके हमारी मानवता को हम ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी दुनिया दे पाएंगे। जी। सर, आपका लंबा अनुभव रहा है, पत्रकारिता का भी रहा है और मीडिया शिक्षा का भी लंबा अनुभव रहा है। अक्सर होता है, हमने देखा है कि जो प्रोफेशनल फील्ड होती हैं उसमें या तो जो व्यक्ति होता है वो एकेडमिक होता है या तो फिर फील्ड में काम करने वाला होता है। दोनों का जो एक गठजोड़ होता है वो नहीं होता है। और आप में दोनों, आपने फिर देखा है, पत्रकारिता को भी करीब से देखा है आप, और मीडिया शिक्षा को में भी आप लगातार लंबे समय से, करीब 10 साल से ज़्यादा समय से आप लगातार उसमें लगे हुए हैं। तो आपको लगता है मीडिया शिक्षा को आप किस तरह देखते हैं, वर्तमान जो स्वरूप है उसका, या आगे किस तरीके का होना चाहिए मीडिया शिक्षा को, या जो मीडिया के जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और भाषा, दो आधारों पर मीडिया की पूरी समूची जो शिक्षा है वो खड़ी हुई है। और इन दिनों जो संकट आया है कि टेक्नोलॉजी से तो हम अपडेट हुए हैं, हमारी जो नई जनरेशन आ रही है वो बहुत टेक्नो फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजी के साथ उसका बहुत अच्छा अभ्यास है और टेक्नोलॉजी पर वो बेहतर काम करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से। शायद वो पुरानी पीढ़ी के लोग उतने अभ्यस्त नहीं हैं, पर नए जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छा उनका अभ्यास है। किंतु मुझे लगता है कि आप जब भाषा के साथ अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, भाषा, क्योंकि आप व्यक्त किस में करेंगे, आप अंततः चीज़ों को व्यक्त करते हैं भाषा में। तो मुझे लगता है कि भाषा की जो एक गिरावट आ रही है और भाषा में जो अराजकता पैदा हो रही है, तो उसकी तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कि टेक्नोलॉजी तो हम सीख लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। आज जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही 5 साल बाद नहीं होगी, 10 साल बाद बिल्कुल नहीं होगी। तो टेक्नोलॉजी तो समय पर बदलेगी, इसी तरह भाषा भी बदलती रहती है। तो भाषा को हमें साधना पड़ेगा, क्योंकि भाषा में ही हम सब प्रकार के भावों को, सब प्रकार की अनुभूतियों को, सब प्रकार की चीज़ों को व्यक्त करते हैं। चाहे हम सिनेमा में कह रहे हों, चाहे वो टेलीविज़न में कह रहे हों, रेडियो में कह रहे हों, अखबार में कह रहे हों, कहते तो हम भाषा से ही हैं। तो भाषा के साथ हमारा अभ्यास विकसित होना चाहिए, भाषा का बहुत संजीदा इस्तेमाल हमको करना चाहिए। और भाषा के साथ अगर हमारी संगति नहीं होगी तो मुझे लगता है मीडिया का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जी बिल्कुल। सर, अगर विश्व स्तर पे पत्रकारिता की बात की जाए और भारत में जो पत्रकारिता है उसकी बात की जाए, आप क्या देखते हैं, क्या उसमें गुणात्मकता की क्या आवश्यकता है, या क्या चीज़ें जो हैं जो हमारे यहाँ हैं या वहाँ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, या क्या चीज़ें और होनी चाहिए हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं उनमें, या पत्रकारिता में होना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार को ज़्यादा तथ्यपरक और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जी। सत्य का साथ अगर पत्रकार नहीं देगा तो कौन देगा? समस्या ये हो रही है कि जर्नलिस्ट के साथ साथ तमाम एक्टिविस्ट भी जर्नलिज्म में चले आए हैं। जी। तो एक्टिविज़म एक अलग चीज़ है, जर्नलिज्म एक अलग चीज़ है। जर्नलिज्म का रिश्ता है सत्य से, तथ्य से और फैक्ट फाइंडिंग से, जबकि एक्टिविज़म का हिस्सा अलग है। तो जो मेरा ये मानना है कि जो एक जर्नलिस्ट है उसको फैक्ट के साथ,
तथ्यों के साथ होना चाहिए। एक्टिविस्ट की भूमिका अलग है। एक्टिविस्ट को जर्नलिस्ट के वेश में आकर के और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। संकट खड़ा हुआ इस समय हुआ है कि तमाम एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट बन करके इस क्षेत्र में आ गए हैं। मैं एक्टिविस्ट की बड़ी इज्जत करता हूँ, पर वो काम अलग है कि आपने किसी विचार के लिए, किसी विचारधारा के लिए खास मुद्दों के आधार पर आप लोगों को मोबिलाइज करते हैं और सरकार पर दबाव बनाने का काम करते हैं, समाज में एक विमर्श क्रिएट करने का काम करते हैं। पर जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है। जर्नलिस्ट का काम ये है तथ्यों के आधार पर, सत्य के आधार पर चीज़ों का विश्लेषण करना। पर मुझे लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है। उसके नाते पूरी पत्रकारिता में गिरावट दिख रही है और ख़ासकर सोशल मीडिया के आने के बाद जो है एक अराजकता भी कहीं ना कहीं पैदा हो रही है। उससे सोशल मीडिया की जो बाढ़ है और जो तथ्यों का जो एक तथ्यों के साथ जो खिलवाड़ है वो हो रहा है। मुझे लगता है पत्रकारिता को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होने की ज़रूरत है। बिना ऑब्जेक्टिव हुए हम अपने पत्रकारिता धर्म से न्याय नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। सर एक बात और है, जैसे आप करीब आपने 2 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकों का आपने सृजन किया है, लेखन किया है, संपादन किया है और डिजिटल युग है ये, और तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि डिजिटल ही हो रही हैं। तो आपको लगता है कि साथ में जो लेखन का कार्य है या जो एक डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव है और कहीं ना कहीं एक लेखन से या अध्ययन से एक दूरी बन रही है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं, किस तरह हम इसको पाट सकते हैं? जी, मुझे लगता है गंभीर अध्ययन अध्यापन की ज़रूरत हमेशा है जी और संदर्भों के साथ चीज़ों के मूल टेक्स्ट का विचार करके जब हम कोई चीज़ को लिखते हैं या बताते हैं उसका असर देर तक और दूर तक होता है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने एक हमारे जीवन में हड़बड़ी पैदा की है और उस हड़बड़ी के नाते तमाम तरह की गड़बड़ियाँ भी पैदा हो रही हैं। इसलिए हमें ज़रूर जब हम किसी विषय विशेष पर अध्ययन करके, तथ्यों की संग्रहण करके और रिसर्च करके कोई बात कहते हैं तो उसका असर होता है। और मुझे लगता है कि जल्दी ज़्यादा खबरें देने की जो त्वरा है, जल्दी ज़्यादा कहने की जो जल्दी है, उसके बजाय हम थोड़ा ठहर कर अगर अपने विषय पर ध्यान देकर मूल टेक्स्ट के साथ बात करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होगी। उससे मीडिया का भी कल्याण होगा, हमारे पाठकों का भी प्रबोधन होगा और पत्रकारिता की जो परंपरा है उसके साथ भी न्याय होगा। सर अगर लोक प्रसारण की बात की जाए, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की बात की जाए, पब्लिकेशन की बात की जाए, तो कोविड में फिर से ये देखा गया है कि जो लोक प्रसारण है वो कितना महत्वपूर्ण है तमाम तरह के लोगों को सूचनाएं देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, योजनाओं की जानकारी देने के लिए। आप इसको किस तरह देखते हैं कि लोक प्रसारण में आप और क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? आप इसका कितना महत्व आप मानते हैं कि भविष्य में इसको किस तरह और हम प्रस्तुत कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़े हुए जो संगठन हैं उन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत बेहतर काम किया है। और मुझे लगता है कि एक भारत जैसे देश में, भारत जैसे महान राष्ट्र में जो लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र है जिसमें 1 अरब 30 करोड़ लोग रहते हैं और उनकी अलग अलग आकांक्षाएँ हैं, तो भारत की विविधता को, भारत की जो डाइवर्सिटी है उसको व्यक्त करने के लिए हमारे जो शासकीय संचार माध्यम है उनकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जो माध्यम बाजार या कारपोरेट के द्वारा संचालित हैं उनकी सीमाएं हैं, वो एक सीमा से ज़्यादा लोकहित का विचार कर नहीं सकते। इसलिए जो शासकीय माध्यम है, प्रसार माध्यम है, उनको बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि पिछले दिनों में दूरदर्शन, आकाशवाणी और प्रसार भारती सब ने मिलकर जिस तरह से काम किया है और जिस तरह खबरों को लेकर के उनकी सक्रियता बढ़ी है, तो वो अब जो है निश्चित रूप से एक स्पर्धा में है और खबरों के साथ हैं। क्योंकि आज लोग सवाल करने लगे हैं कि भाई निजी जो चैनल है या निजी माध्यम है उनमें खबरें कहाँ हैं? तो उन्हें जो है दूरदर्शन एक राहत देता है जब वो खबरों के साथ आता है, अपनी विश्लेषणों के साथ आता है और देश की जो तमाम समस्याएं हैं, देश के जो तमाम संकल्प हैं उनको व्यक्त करता हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है कि आकांक्षाएं जो भारत की हैं, भारत के जो सपने हैं, आगे बढ़ने का जो स्वप्न है भारत का, वो कहीं न कहीं दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से व्यक्त होता है। इन माध्यमों को और सशक्त किए जाने की ज़रूरत है। जी सर, वर्तमान जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप IIMC भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में महानिदेशक के पद पर आप अभी कुछ दिन पहले नियुक्त हुए हैं। तो आप लंबा अनुभव है आपका, मीडिया का भी अनुभव है आपका, मीडिया शिक्षा का अनुभव है। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहे हैं। तो आप और क्या सुधार करना चाहेंगे, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान जो है वो कहीं ना एक सूचना सेवा के अधिकारियों का एक ट्रेनिंग संस्थान है, वहाँ छात्र भी पढ़ाई करते हैं, और आपको क्या लगता है कि आप अब आगे उसमें आप क्या करेंगे, क्या उसमें और बेहतर हो सकता है? देखिए, कई स्तरों पर विचार चल रहा है, मंत्रालय के स्तर पर भी चल रहा है, मंत्रिमंडल के स्तर पर भी चल रहा है कि IIMC को किस प्रकार से और आगे लेके जाया जाए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब सूचना प्रसारण मंत्री बनी तो श्रीमती गांधी के मार्गदर्शन में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद से लेकर करीब लंबी यात्रा है, 60 सालों की यात्रा है संस्थान की। बहुत ही
काबिल विद्यार्थी यहाँ से निकल करके सूचना प्रसारण के क्षेत्रों में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, नेतृत्वकारी भूमिका में हैं। और केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों ने बहुत सुंदर परिणाम देकर के काम किया है। इसके अलावा जो सूचना सेवा के हमारे अधिकारी हैं जो वहाँ से प्रशिक्षित होते हैं, उनके काम को हम देख ही रहे हैं। तो अब 2-3 स्तरों पर विचार चल रहा है कि इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाए, अथवा इसको पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। तीनों स्तरों पर बात चल रही है और मुझे लगता है कि जो भी शासकीय स्तर पर निर्णय होगा, मंत्रालय का फैसला होगा, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। एक विश्वविद्यालय अगर ये बनता है तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर जो है शोध अनुसंधान के कार्यक्रम चला सकेंगे, MA की कक्षाएं चला सकेंगे, विविध विषयों पर कक्षाएं चल सकेंगी और एक उत्तरोत्तर विकास इस संस्था का होगा। तो मुझे लगता है कि एक निर्णय होने के बाद हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और IMC का जो गौरवशाली इतिहास है उसमें कुछ ना कुछ नया जोड़ने का काम ज़रूर करेंगे। जी सर, वहाँ पर IMC में जो है एक जो एशियाई देशों के भी कई वहाँ पे अधिकारी आते हैं, वहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं, तो इसका एक कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत इसका एक महत्व है, इसका एक मूल्य है। तो क्या इस महत्व को और आगे बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि भारत क्योंकि नेतृत्वकारी भूमिका में है और एक इसमें भारत धीरे धीरे अब वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में जा रहा है, तो सिर्फ एशियाई क्यों बल्कि दुनिया के तमाम देशों के साथ हमारा संपर्क हो, दुनिया के तमाम देशों के जो कम्युनिकेशन के अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, उनके साथ एक कार्यकारी संबंध हमारा बने ताकि हम एक दूसरे से सीख करके आगे बढ़ सकें। क्योंकि दुनिया अब एक हो गई है, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। भूमंडलीकरण के बाद की जो स्थितियाँ हैं उसमें अब बहुत अंतर नहीं रह गया है। वैश्विक मापदंडों पर हम काम कर सकें, वैश्विक स्तर पर काम कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि दुनिया के तमाम देशों में क्या प्रयोग हो रहे हैं, हम कौन से प्रयोग कर रहे हैं। तो एक वैश्विक संचार संस्थानें बने जहाँ पर दुनिया भर का डिस्कोर्स जो मीडिया के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो रहा है, हेल्थ कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो रहा है, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो रहा है, उसके प्रयोग की हम इसको भूमि बना सकें, ये हमारा निश्चित रूप से प्रयास होगा। जरूर सर, हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे सकारात्मक हमें बदलाव देखने को मिलेंगे जिस तरह आपने बताया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको बहुत नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर संजय द्विवेदी, IIMC दिल्ली के महानिदेशक। आज विशेष कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे। पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।